आज के इस नए विश्लेषण में हम एक बेहद हैरान करने वाले विषय पर बात करेंगे। पश्चिम बंगाल के मवेशी बाजारों में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक स्थानीय मुद्दा नहीं है। ये एक ऐसा रिपल इफेक्ट या चेन रिएक्शन है जहां नीतियां, विचारधारा और व्यापार आपस में बहुत गहराई से टकरा रहे हैं। हालिया ग्राउंड रिपोर्ट्स के आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक जगह लिया गया फैसला जमीनी स्तर पर पूरी अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। बिना कोई समय बर्बाद किए सीधे आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं। शुरुआत करते हैं सीधे ग्राउंड जीरो से आए एक ऐसी आवाज से जो शायद हमारी आम धारणाओं को बिल्कुल उलट देती है। मैं एक हिंदू हूं, व्यवसाय करके अपना घर चलाता हूं। अगर कोई हल नहीं निकला तो हम आत्महत्या कर लेंगे। ये शब्द एक बहुसंख्यक समुदाय के पशुपालक के हैं। एक आम व्यापारी इस हताशा के चरम बिंदु तक कैसे पहुंच गया, आइए इसी की तह तक चलते हैं। सेक्शन 1, नया राजनीतिक परिदृश्य। इन व्यापारियों के इस कदर हताश होने के पीछे ग्राउंड रिपोर्ट्स राज्य के बदलते राजनीतिक माहौल और प्रशासन की तरफ इशारा करती हैं। अगर हम इस पूरी घटना के टाइमलाइन को देखें तो एक बहुत ही साफ पैटर्न नजर आता है। रिपोर्ट के मुताबिक 2026 के चुनावों में एक संभावित राजनीतिक बदलाव और डबल इंजन सरकार के अनुमानों की चर्चाओं के तुरंत बाद जमीनी स्तर पर कुछ खास निगरानी गुट या विजिलेंटे ग्रुप्स काफी हावी हो गए। और इसका सीधा और तत्काल असर क्या हुआ? वर्तमान में मवेशियों के ट्रांसपोर्ट पर अचानक से भारी रोक लग गई है। रातों रात पूरे व्यापारिक ढांचे को एक झटके में हिलाकर रख दिया गया है। देखिए, सोर्स के मुताबिक इन गुटों ने गो हत्या रोकने के नाम पर जो तरीके अपनाए हैं वो काफी आक्रामक हैं। मुख्य मवेशी परिवहन मार्गों को पूरी तरह से ब्लॉक किया जा रहा है। स्थानीय व्यापारियों को सरेआम परेशान करना, उनके साथ मारपीट करना, यहां तक कि मवेशी ले जाने वालों को सीधा पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया जा रहा है। कुल मिलाकर इन सब वजहों से सप्लाई चेन में खौफ का एक ऐसा माहौल बन गया है जिसे नजरअंदाज करना अब नामुमकिन है। सेक्शन 2, मवेशी बाजारों में डर। अब देखते हैं कि इन रुकावटों का बाजार पर और खासकर खरीदारों पर क्या सीधा असर पड़ा है। त्योहारों का समय है, ईद उल अजहा का मौका है, लेकिन एक स्थानीय न्यूज रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिम खरीदारों का साफ आरोप है कि बाजार से गायें खरीदकर घर लौटते समय रास्ते में उग्रवादी गुट उन्हें रोकते हैं, परेशान करते हैं और कई बार तो जबरन गाय छीन भी लेते हैं। अब सोचिए, जब रास्ते में सुरक्षा का इतना बुनियादी ढांचा ही चरमरा जाए, मवेशी लूटने का डर हो, तो कोई भी ग्राहक बाजार का रुख क्यों करेगा? ये पूरा घटनाक्रम एक बिल्कुल सीधे कॉज एंड इफेक्ट लूप में बदल गया है। पहला कदम, सड़कों पर उत्पीड़न और मवेशी छीनने का डर। दूसरा, इस खौफ की वजह से ग्राहकों में पशु खरीदने को लेकर भारी हिचकिचाहट। और तीसरा, इसका फाइनल नतीजा बिल्कुल ठप पड़े हुए मवेशी बाजार। धार्मिक रस्मों से जुड़ा जो व्यापार साल में एक बार अपने चरम पर होता है, वो खौफ की वजह से पूरी तरह रुक सा गया है। और यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे दिलचस्प और विचारणीय पहलू है। एक ही समय पर दो बिल्कुल अलग अलग समुदाय एक साथ संकट में हैं। एक तरफ मुस्लिम खरीदार हैं जिन्हें शारीरिक उत्पीड़न का डर है और जो अपनी धार्मिक रस्में पूरी नहीं कर पा रहे। वहीं दूसरी तरफ हिंदू किसान हैं जिनका भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। उनके पाले हुए पशु बिक नहीं रहे और उन पर व्यापारिक कर्ज का पहाड़ टूट पड़ा है। एक समूह की धार्मिक परेशानी दूसरे समूह के लिए सीधे तौर पर आर्थिक तबाही बन गई है। सेक्शन 3, हिंदू व्यापारियों की आर्थिक तबाही। चलिए अब उस बहुसंख्यक आबादी की बात करते हैं जो इस मौसमी व्यापार पर अपनी रोजी रोटी के लिए पूरी तरह से निर्भर है। ग्राउंड रिपोर्ट से हिंदू व्यापारियों की एक गहरी निराशा और गुस्सा साफ झलक कर आता है। उनका गुस्सा सीधे तौर पर राजनीतिक चेहरों और उनकी नीतियों पर फूट रहा है। एक स्थानीय व्यापारी का ये कड़ा बयान सुनिए। मैं एक हिंदू व्यक्ति हूं, मेरा सरनेम दास है। राजनेता हिंदुओं के लिए सब कुछ नष्ट कर रहे हैं, गरीबों के पेट पर लात मार रहे हैं। ये दिखाता है कि कैसे कुछ राजनीतिक कदम भले ही अनजाने में ही सही उन्हीं लोगों की आजीविका छीन रहे हैं जिनके नाम पर वे शायद उठाए जा रहे हों। तो यहां समझने वाली सबसे अहम बात क्या है? वो है म्यूचुअल डिपेंडेंसी, यानी आपसी निर्भरता। हिंदू किसान अपनी साल भर की कमाई के लिए पूरी तरह से ईद उल अजहा के इस बाजार पर ही निर्भर करते हैं। वो मवेशियों को महीनों तक पालते इसलिए हैं ताकि उन्हें इस खास समय पर मुस्लिम खरीदारों को बेच सकें। यह एक बड़ी विडंबना है कि एक समुदाय का धार्मिक त्योहार दूसरे समुदाय की सबसे बड़ी आर्थिक जीवन रेखा है। अगर यह कड़ी टूटती है तो पूरी जंजीर बिखर जाती है। सेक्शन 4, मंडराता कर्ज का संकट। जब बाजार से अचानक खरीदार ही गायब हो जाएं तो यह सिर्फ एक खराब बिजनेस सीजन नहीं रह जाता, बल्कि एक बहुत बड़े वित्तीय आपातकाल की शुरुआत होती है। इस दर्द और आर्थिक झटके को अगर हम आंकड़ों में मापें तो स्थिति और भी डरावनी है। रिपोर्ट बताती है कि कई किसानों के सर पर 5 लाख रुपए तक का भारी भरकम कर्ज है। जी हां, 5 लाख। और ये कर्ज सिर्फ इस एक खास सीजन की तैयारी के लिए, पशुओं को पालने और चारा खिलाने के लिए लिया गया था। ये कोई छोटी रकम नहीं है। अब जरा जमीनी हकीकत देखिए। माइक्रो फाइनेंस समूहों की महिलाएं कर्ज वापसी के लिए घर घर जाकर तुरंत पैसे चुकाने का दबाव बना रही हैं। अब क्योंकि बिक्री बिल्कुल जीरो है तो किसानों के हाथ में कैश फ्लो भी जीरो है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इन गरीब किसानों के पास इस स्थिति से निपटने के लिए कोई जमीन या ऐसी संपत्ति भी नहीं है जिसे बेचकर वे इस कर्ज को चुका सकें। ये चरम आर्थिक संकट और बेबसी उन्हें अब आत्महत्या जैसे भयानक विचार की तरफ धकेल रही है। सेक्शन 5, अधर में लटका बाजार। अगर हम थोड़ा पीछे हटकर इस पूरे मैक्रो पिक्चर या बड़ी तस्वीर को देखें तो पूरी क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था एक बेहद तनावपूर्ण ठहराव में फंसी हुई है। रिपोर्ट ये साफ कर देती है कि बाजार में इस तरह के वैचारिक हस्तक्षेप ने सभी के लिए एक लूज लूज सिनारियो बना दिया है। मतलब दोनों तरफ से हार। इसमें कोई विजेता नहीं है। एक तरफ एक समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता और त्योहार प्रभावित हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरा समुदाय एक पूर्ण आर्थिक पतन या टोटल इकोनॉमिक कोलैप्स का सामना कर रहा है। इससे किसी का फायदा नहीं हुआ, बल्कि हर तबका का भारी नुकसान ही हुआ है। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं तब भी जीवित रह सकती हैं जब धार्मिक और वैचारिक तनाव बाजार के बुनियादी ढांचे को इस तरह से बाधित करते हों? ये एक ऐसा सवाल है जो वैचारिक विभाजनों की उस असली कीमत पर सोचने को मजबूर करता है जो आम लोगों को जमीन पर